रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फीलिंग गुड। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू नो दैट व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। यानी कि साइंस में हम पढ़ते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है इसमें जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे हैं या फंक्शन हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं और ये किस तरह से काम करती है। साइंस की हमारे पास जो बेसिक ब्रांचेस हैं वो 3 ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। यानी कि हम इसमें मादे के बारे में पढ़ेंगे। मादा क्या चीज़ होती है? मादा कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका कोई ना कोई हुजम होता है और ये कोई ना कोई जगह घेरती है। आपके पास एक बुक होगी, बुक की कोई एक ख़ास शेप है, इसको आप किसी जगह पर रखते हैं तो वो जगह घेरती है और ये हमारे पास जगह घेरने के अलावा इसका कोई ना कोई हुजम होता है। केमिस्ट्री में हम मादे की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ कंपोजिशन, यानी कि कोई अगर चीज़ हमारे पास मौजूद है तो ये किन अज्जा पर मुश्तमिल है। जैसे कि अगर हम चाय बनाते हैं, चाय को पीते हैं, हम देखते हैं कि चाय जो है ये हमारे पास चीनी, पत्ती और दूध का मरकब है। यानी कि इन तीनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं और इनको हीट करते हैं तो हमारे पास चाय ना इस फॉर्म में आ जाती है जिसको हम पीते हैं या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, वाटर जो है वैसे तो हमें देखने में कलरलेस, ऑर्डरलेस सा माया नज़र आता है, लेकिन जब हम इसकी ना कंपोजिशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं और इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है या ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, तो इनकी कोई ना ख़ास शेप बनती है और जो ख़ास शेप होती है ये इसका स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि वाटर को देख के तो हमें नहीं पता चलेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से मिले हैं और इनमें किस तरह का बॉन्ड बना है या किस तरह का इसमें स्ट्रक्चर बना है, लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बना है और जो इनका स्ट्रक्चर होता है ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, एक लाइन पर नहीं होता, बल्कि इसके दरमियान एक एंगल बनता है और ये हमारे पास 104.5 डिग्री का एंगल बनता है। इसके अलावा हम केमिस्ट्री में मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये बेसिकली 2 तरह की हो सकती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसा कि अगर हम वाटर की ही बात करें, वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है, इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती और इसमें किसी भी तरह की ना हमें कोई खुशबू या बदबू महसूस नहीं हो रही होती। तो ये जो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको चख के पानी को बता सकते हैं कि इसका कोई जायका नहीं होता। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेसिकली हम उसकी वैलेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हम बता रहे होते हैं कि इसमें बॉन्डिंग किस तरह की होगी, ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन करेगा और मज़ीद किस तरह के ये कंपाउंड बना सकता है। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, मैटर में जो रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जैसा कि हमारे पास मैटर में जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बॉन्ड बन सकता है। यानी कि एक जो एटम है अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो रूल है वो ये है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। तो मुखालिफ जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और इनके दरमियान अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है वो अपने आखिरी शेल का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के आखिरी शेल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर ले और अपने आखिरी शेल जो है कंप्लीट कर लें और ये जो बॉन्ड है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। को मतलब शेयरिंग, वैलेंट मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा हमारे पास कोऑर्डिनेट, कोवलेंट और भी बहुत किस्म के बॉन्ड बन सकते हैं। केमिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मैटर की डेफिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो है हमारे पास 3 फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। इसके अलावा हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक जो ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की वो 5 ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं मिल के। इन कंपाउंड्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो बेसिक चेन है वो हमारे पास कार्बन की बनी होती है और इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है जो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की बेसिक चेन के अलावा इसमें और भी स्मॉल एटम्स मौजूद हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र वगैरह। ये जो हैं ये हमारे पास एक ख़ास अरेंजमेंट के थ्रू हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चेन है वो हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन की ही होगी। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इसमें बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें हमारे पास बॉन्ड बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और इनको आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास प्लांट्स और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो फॉसल्स में मौजूद होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह की मसनूआत जो आप देखते हैं ये हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीथेन, नेचुरल गैस। इसके अलावा ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी सिंथेसिस के बारे में जो साइंटिस्ट हमें बताते हैं इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि इसमें जो बेसिक चेन है वो कार्बन और हाइड्रोजन की ही होगी। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हालांकि ये कंपाउंड तो एक कार्बन का ही है, लेकिन क्योंकि इसमें जो बेसिक चेन है, लॉन्ग चेन जो है, स्ट्रक्चर जो इसका है वो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल नहीं है, वैसे ही कार्बन जो है वो दूसरे किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होंगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये केमिकल इंडस्ट्री जैसा कि ग्लास, सेरामिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में। मेटलर्जी क्या चीज़ है? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, यानी कि जब हम मेटल को ज़मीन से निकालते हैं तो ये मुख्तलिफ मेटल्स का मिक्सचर होता है जिसको हम ओर का नेम देते हैं। तो उसमें एक स्पेसिफिक किस्म की मेटल को जब हम अलग कर लेते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं और इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री की ब्रांच की हम बात करेंगे वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। इट डील विद द एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िकल लॉज टू केमिकल चेंज एंड केमिकल सिस्टम, यानी कि इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना नेचुरली हमारे पास गैसियस फॉर्म में मौजूद होते हैं, लेकिन जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं और हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये लिक्विड फॉर्म में होगा यकीनन। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है हमारे पास चेंज हो गई है। पहले ये हमारे पास गैसियस स्टेट में थे, उसके बाद जब हम इनके दरमियान कोई रिएक्शन हुआ या ये हमारे पास मिले हैं तो हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में आ गए। इस तरह के जो चेंजेस हैं इनका मुताला जो है ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इनका मुताला फ़िज़िकल केमिस्ट्री में किया जाता है और इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी इसमें डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री का जो वर्ड है ये दो वर्ड से ड्राइव किया गया है। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में होने वाले मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म या जानदारों के जिस्मों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ कंपाउंड जो हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन के मुताले को बायोकेमिस्ट्री का नेम दिया जाता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले तमाम जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है।
मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके प्रोसेस के और केमिकल रिएक्शन जो उनके दौरान होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है और इनकी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हमारी खुराक में शामिल होते हैं। जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो खुराक को मुख्तलिफ फॉर्म्स में लेते हैं, यानी कि कुछ जो हैं वो नाश्ते में ब्रेड खाएँगे, कुछ जो हैं वो पराठा खाएँगे, कुछ जो हैं वो चावल खाएँगे, लेकिन हम तमाम लोगों को या तमाम जानदारों को जो एनर्जी चाहिए अपने मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए वो एक ही फॉर्म में एनर्जी चाहिए। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के हम मटेरियल लेते हैं इसको कैसे हमारे पास बेसिक एनर्जी के यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में हम इन तमाम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अगर हम स्कोप की बात करें तो ये बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है ये मेडिसिन इंडस्ट्री में भी है, फूड इंडस्ट्री में भी है और एग्रीकल्चर में भी है। नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मैटर की एनालिसिस करते हैं, यानी कि मैटर का मुशाहिदा करते हैं कि मैटर के जो हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मैटर किन अज्जा से मिलकर बना हुआ है और इसमें किस अज्जा की मिक़दार जो है वो दूसरे अज्जा के मुकाबले में कितनी है या कौन कौन से अज्जा कितनी कितनी मिक़दार में इसमें मौजूद हैं। जब हम लेबॉर्ट्री में करते हैं एनालिसिस करते हैं मैटर की तो ये मुख्तलिफ़ टेक्निक्स और मेथड के थ्रू की जाती है जिसके बारे में जिससे हम मैटर के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात हासिल कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो एनालिसिस होती है ये दो तरह की हो सकती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल। जो हमारे पास सैम्पल या नमूना होता है मैटर का उसमें हर कंपोनेंट की मिकदार का अंदाज़ा जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लगाया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें इसमें हम मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनकी शनाख्त करते हैं कि हमारे पास जो सैम्पल है इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं उनकी बड़े पैमाने पर या कमर्शियल स्केल पर प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में जब हमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स बनाने होते हैं, हमारे पास कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने होते हैं, उनके लिए जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर ही होना चाहिए। जैसा कि अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ में खाम माल के तौर पर रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाने के तरीके और ना इक़दामात के बारे में पढ़ते हैं और इनको ना नेक्स्ट मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पेंट एंड पेपर वगैरह। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। It is concerned with the radioactivity, nuclear processes and properties. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके न्यूक्लियस के टूटने की वजह से जो एनर्जी हासिल की जाती है उसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के बारे में हम तरीक़ेकार देखते हैं या हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं इनको मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस और इलाज के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी कि खुराक को किस तरह से महफूज किया जा सकता है। बेसिक या मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका यूज़ जो स्कोप है वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में है, यानी कि अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर में मुख्तलिफ न्यूक्लियर रिएक्शंस की मदद से जो एनर्जी हासिल की जाती है उसको हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंट के जो अज्जा होते हैं उनका मुताला करते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो अफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। अगर हमें अपने कंपोनेंट्स के अज्जा का पता होगा तब ही हम इनको बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात कर सकते हैं। और जो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में या इस पोल्यूशन को रोकने के बारे में, कम करने के बारे में तब ही सोचा जा सकता है जब हमें अपने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में इल्म होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बताई गई है।
जब हम अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, तकरीबन तमाम चीज़ें वो केमिस्ट्री पर बेस्ड हैं। हमारे हर तरफ केमिस्ट्री है, हमारे हवा में, चीज़ों में, हमारी जो पर्सनल थिंग हैं, जो हमारे स्कूल की चीज़ें हैं, उन तमाम में केमिस्ट्री मौजूद है। ये हमें कब पता चल सकता है? जब हम इसके बारे में देखें और सोचें। नेक्स्ट, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन सोसाइटी एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है तकरीबन तमाम हमारी केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। इसके अलावा हम मुख्तलिफ प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस की जब बात करते हैं, केमिस्ट्री के इल्म के बगैर कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। हर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को तभी कामयाब बनाया जा सकता है जब हमें केमिस्ट्री का इल्म होगा। उसके बाद द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरीज़ इन केमिस्ट्री प्रोड्यूस न्यू एंड बेटर मटेरियल्स। अगर हम केमिस्ट्री की थ्योरीज़ और एप्लीकेशंस और लॉज की बात करते हैं, अगर हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री की एप्लीकेशन, थ्योरीज़ और लॉज को अप्लाई करते हैं तो हम जो यील्ड है या प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिकदार में हासिल कर सकते हैं और इसकी यील्ड को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम अपने इर्द गिर्द माहौल में हर रोज़ केमिस्ट्री के मुख्तलिफ जो असर हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ये क्लोज़ होता है। हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस किस तरह से बन सकता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो हेडिंग के साथ लिखेंगे। केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के बाद आप पॉइंट्स में केमिस्ट्री की ब्रांचेस लिखेंगे। 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, तो आप वो 1 बाय 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 आप इनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग देकर और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद सेकंड जो हेडिंग आप बनाएंगे, सब हेडिंग जिसको हम कह सकते हैं, सब हेडिंग जो होगी वो हमारे पास स्कोप ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री होगा, क्योंकि पेपर में बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स स्कोप या एप्लीकेशंस। तो आपको एप्लीकेशन इसकी अलग से याद करना होगी। ये आप लोगों के लिए याद करने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज स्टडी। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम गैसेज और लिक्विड के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड वन इज़ विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद प्रेपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम पेंट और पेपर की तैयारी के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड इज़ इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्टडी। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट इज विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट्स। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम कुदरती तौर पे पाए जाने वाले कंपाउंड की साख्त और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक जो है वो यहीं क्लोज होता है। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है या आपको किसी बात की समझ नहीं आई या अगर आपको किसी पॉइंट में या वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा तो वो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।